आगे के एपिसोड 49 में हमने देखा था लैंस और डॉट ने एपिडेम को हरा दिया था। फिर ऑर्टर और फेमाइन का फाइट स्टार्ट होता है। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेमाइन ऑर्टर के ऊपर तलवारों से कांस्टेंट हमला कर रहा था। ऑर्टर भी उनसे कैसे भी करके बच रहा था। फिर ऑर्टर एक सैंड का हमला करता है फेमाइन के ऊपर। फेमाइन उस हमले को रोकते हुए सोच रहा था तो वो तैयार है और भी ज़्यादा डैमेज लेने के लिए। इतना कह के फेमाइन उसी वक्त और भी तलवारों से ऑर्टर के ऊपर हमला कर देता है। ऑर्टर उन अटैक्स को डायरेक्ट अपने ऊपर लेते हुए फेमाइन के ऊपर भी सैंड अटैक करते हैं, जिससे इस बार फेमाइन पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। फिर ऑर्टर अपने बॉडी से तलवारों को निकालते हुए कहता है, तो तुम सही कह रहे थे, तुम उतने भी बोरिंग नहीं हो, मगर तुम आज़ादी के लिए और कितना आगे जाना चाहोगे। एक दिन तो तुम्हें रूल्स से ही चलना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद फेमाइन एक क्रीपी सा हंसी हंसता है, जो कि सच में बहुत ही अजीब था। फिर फेमाइन अपने हाथों के ताश के पत्तों को अपग्रेड कर लेता है। असल में फेमाइन के पास जो ताश का पत्ता था वही उसका जादुई झड़ी भी था, जिसे कि वो अभी अपग्रेड कर लेता है और कहता है, गरीब आदमी, अभी मैं तुम्हें जान से मार के सभी मोह माया से आज़ाद कर दूंगा। और डर कहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू कितना फ्री हो पाएगा जब मैं तुझे केज में कैद कर लूँगा। फिर फाइनली फेमाइन अपने गॉड को समन कर लेता है, जो कि था ट्रांसफॉर्मेंसी थर्ड डिसियस इंक्लूजन। इसके कारण वह एक बहुत ही बड़ा जोकर का भगवान आ जाता है। फिर हम देखते हैं फेमाइन पलक झपकते ही गायब होने लगता है। ऑर्टर फेमाइन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर फेमाइन वहां से अचानक से ही गायब होके ठीक ऑर्टर के पीछे से आता है। फेमाइन अचानक कहा गया ऑर्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर फेमाइन ऑर्टर पे चारों तरफ से अटैक करने लगता है। फेमाइन का अटैक इतना जल्दी होता है कि जिससे ऑर्टर को टाइम भी नहीं मिलता। फिर फेमाइन रुकता है। ऑर्टर सोच रहा था कि वो तो फेमाइन को सेंस भी नहीं कर पा रहा जब तक कि फेमाइन अपना अटैक नहीं करता। फेमाइन ऑर्टर से कहता है, मेरा जो थर्ड स्पेल है वो मेरे प्रेजेंस को गायब कर देता है, इसी कारण से तुम मुझे फेस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फेमाइन फिर से गायब होते होते कहता है, अब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें जान से मार के। इतना कहने के बाद ही फेमाइन बहुत ही स्पीड से ऑर्टर पे अटैक करने लगता है। फेमाइन का अटैक चारों तरफ से ऑर्टर के ऊपर हो रहा था, मगर ऑर्टर तो फेमाइन को देख भी नहीं पा रहा। इसलिए ऑर्टर के पास फेमाइन का अटैक लेने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। सेलवर्ड चिल्ला रहा था, तुम उस चीज़ को डॉज नहीं कर सकते जिसे कि तुम देख ही ना पाओ। ऑर्टर कुछ सोचने लगते हैं। फिर ऑर्टर अपने पास्ट को याद करता है, जब वो डिवाइन मिशनरी नहीं बना था। ये जो बंदा है ये ऑर्टर नहीं, ये ऑर्टर के बचपन का दोस्त था। ऑर्टर का दोस्त एक चोर को पकड़ लेता है जो कि चोरी कर रहा था। फिर ऑर्टर आके कहता है, तो हमारा काम यहाँ पूरा हुआ ना। ऑर्टर का दोस्त कहता है, तू भाई 1 घंटा लेट है, तू कहना क्या चाहता है तुझे पता भी है। मगर ऑर्टर उसके बातों को इग्नोर करके कहता है, चल मेरा तो काम हो गया, मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर ऑर्टर के दोस्त के साथ उनका कुछ गुड मेमोरीज दिखाया जाता है, जिसे देख के आप लोग समझ ही सकते हो कि उनका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था। फिर ऑर्टर के दोस्त ने ही ऑर्टर को ये रूल्स का मतलब बताया था। ऑर्टर पहले ऐसा नहीं था। ऑर्टर पहले खुद ही कोई रूल्स को नहीं मानता था। ऑर्टर का दोस्त उसे समझाता है कि रूल्स होने से हम यदि कहीं लड़ते हैं तो फिर दोनों पक्ष को ही समान और सटीक अधिकार मिलता है। इसीलिए यदि रूल्स नहीं होगा तो ये दुनिया धीरे धीरे गलत होने लगेगा। ये बात सुन के पहली बार ऑर्टर को कुछ फील हुआ था।
फिर ऑर्टर और उनके दोस्त को देखते हैं। वो दोनों मिल के सब कुछ एक साथ करते थे, चाहे वो स्टडी हो या फिर ट्रेनिंग। उन दोनों का ही लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मगर फिर एक दिन ये सब बदल गया। एक दिन एक एनिमी से फाइट करने के चलते ऑर्टर का दोस्त बुरी तरीके से घायल हो गया था और वो मरने के कगार पे था। तब उसने ऑर्टर से कहा था कि उसका एक भाई भी था जो कि क्राइम के चलते मारा गया था। पहले तो वो चाहता था कि वो अपने भाई के कातिल को मार दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने रूल्स को पहला अहमियत दिया था और उसने मरते मरते ऑर्टर से एक प्रॉमिस भी लिया था कि ऑर्टर एक ऐसे दुनिया का निर्माण करे जहाँ सब कुछ समान ऑर्डर में चले, जहाँ सभी शांति से रह सके। इतना प्रॉमिस लेके वो अपने दम तोड़ देता है, वो भी ऑर्टर के आंखों के सामने ही। ऑर्टर भी इन सब बातों को याद कर रहा था। फिर ऑर्टर अपने मैजिक का यूज़ करते हैं। वो अपने चारों तरफ के सैंड को कंट्रोल करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं ऑर्टर ने धीरे धीरे सर्कस को सैंड में बदलना शुरू कर दिया था। उसके बाद ऑर्टर ने पूरे के पूरे सर्कस को ही सैंड में तब्दील कर दिया था, जिससे अभी पूरा का पूरा सर्कस ऊपर से लेकर नीचे तक सैंड का बन चुका था। फिर ऑर्टर उसी सैंड के ऊपर अपना एक अटैक भी करता है, जिससे कि सभी जगह से सैंड का नुकीला कांटा निकल रहा था, जो कि किसी ड्रिलिंग मशीन जैसा लग रहा था। अब इस अटैक का रेंज पूरा का पूरा सर्कस में था, जिससे कि अब फेमाइन भी इससे नहीं बच पाता। फेमाइन सोच रहा था, उस बंदे ने तो पूरे सर्कस को सैंड का बना के चारों तरफ से एक ही समय अटैक कर रहा है। फिर फेमाइन बेचारा और लाचार उस सैंड के दलदल में खिंचते चला जा रहा था। फेमाइन का तो गांड पूरा फट गया था। वो बचने के लिए चिल्ला रहा था। फेमाइन ऑर्टर से कहता है, क्या तुम ऐसे जीना एंजॉय करते हो जहाँ तुम सोसाइटी को बचाते हुए मर जाओ? ऑर्टर जवाब देते हैं, हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा तो मैटर करता है, और तुम पूछ रहे हो कि मैं एंजॉय करता हूँ या नहीं, तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ऑर्टर स्वैग से खड़े थे। फेमाइन पूरा का पूरा उस सैंड के दलदल में घुस जाता है और इसी के साथ फेमाइन भी फाइनली मर जाता है। ऑर्टर कहते हैं, मैं इससे भी खुश हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ कम आज़ादी हो। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें मेलिडियोल का हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ अभी मैस को लेने के लिए एक खतरनाक सा डीमन और उसका कुत्ता आया था। मैस अभी तक बेहोश पड़ा था। ओचा और लेमन उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मगर उनका अभी मति भ्रष्ट था। उस डीमन को देखने के बाद वो डीमन कहता है, मैस बर्नेंडेट को मेरे हवाले कर दो या तो फिर मेरे पेट का सामना करो। फिर वो डीमन बिना वक्त गवाए अपने डीमन कुत्ते को मैस के तरफ भेज देता है। डीमन कुत्ता उनके तरफ बढ़ रहा था। ये देख के लेमन चिल्ला के ओचा को देखती है, जहाँ ओचा तो कब का वहाँ से भाग के डीमन के तरफ चला गया था ताकि डीमन उसे जान से ना मारे। ओचा डीमन को पटा रहा था। ये देख के लेमन तो पूरा चौंक गई थी कि ये कैसा गद्दार है। फिर डीमन कुत्ते को देखते हैं, जो कि जाके लेमन पर अटैक कर देता है। लेमन कैसे भी करके अपने आप को बचा रही थी। फिर डीमन अपने कुत्ते को रोक लेता है। डीमन का कुत्ता बहुत ही दुखी था, इसीलिए सही समय देखकर लेमन उस कुत्ते पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि अभी वो कुत्ता लेमन का पालतू बन गया था। लेमन उस कुत्ते का चेन भी खोल देती है। डीमन भी ये देख के थोड़ा चौंक गया था। लेमन उनसे कहती है, उलुलु मेरा 3 गुड बच्चा। लेमन उन्हें प्यार करने लगती है और वो भी प्यार पाने के बाद बहुत ही खुश होते हैं। फिर लेमन उस कुत्ते के मालिक डीमन को कहती है, जानवरों को प्यार दो थोड़ा, ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है मालिक और जानवर में। अब ये सुन के डीमन कहता है, चुप हो जाओ, मेरे को ज्ञान मत पेलो। इतना कह के वो डीमन एक और चेन निकालता है और अपने कुत्ते को फिर से कैद करने जाता है।
मगर फिर से इस बार लेमन उस चेन को तोड़ देती है। अब डीमन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर लेमन उस कुत्ते को एक नाम भी देती है। वो कहती है क्योंकि उस कुत्ते का 3 सिर था, इसलिए स्पॉट, स्पॉटी और स्पॉटिंगटन। डीमन सोच रहा था, उसने मेरे से बिना पूछे बगैर मेरे कुत्ते का नामकरण भी कर दिया। अब वो डीमन कुत्ता लेमन के साइड आ चुका था और वो भी मैस को फुल टू प्रोटेक्ट कर रहा था। डीमन कहता है, तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ खड़ा हो। फिर ओचा भी अपना साइड चेंज करके लेमन के पास आ जाता है। उसके बाद डीमन कुत्ता उसके खुद के मालिक के ऊपर ही अटैक करने जाता है, मगर डीमन तो एक ही झटके में अपना अटैक करके उस कुत्ते को घायल कर देता है। ये देख के अब लेमन और औचत का तो माथा खराब हो गया था। डीमन कहता है, एक पालतू जानवर अपने मालिक से ऊपर चला गया, ऐसा भी कभी होता है क्या? डीमन कुत्ता घायल नीचे पड़ा हुआ था। अब वो डीमन मैस के तरफ बढ़ते हुए मैस को मारने जा रहा था, मगर लेमन के पास अब और कोई भी रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो खुद ही मैस को प्रोटेक्ट कर रही थी। डीमन कहता है, मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा तुम्हें मारने में। लेकिन लेमन फिर भी नहीं हटती। तभी डीमन आके लेमन के मुंह पर एक जोरदार घूसा मार देता है और उसे साइड में कर देता है। लेमन नीचे गिर जाती है, मगर फिर भी लेमन डीमन का पैर पकड़ के उसे रोक रही थी। डीमन उसे लात मार के साइड कर देता है। लेमन अब हार मान जाती है। फिर डीमन मैस के तरफ जाता है और उसे जान से मारने जा ही रहा था। डीमन उसके ऊपर अपना वही कांटेदार अटैक कर देता है, मगर तभी लेमन फिर से आके मैस के सामने खड़ी हो जाती है, जिससे डीमन का सभी कांटेदार अटैक लेमन के हाथों में घुस जाता है। इसके कारण लेमन को बेइंतहा दर्द होता है। डीमन कहता है, लड़की तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम सच में मरना चाहती हो क्या? लेमन कहती है, मुझे मैस को किसी भी कीमत पे बचाना है, यही हम लोगों का आखिरी परीक्षा है। इसलिए मैं अपने हाथों को गवा भी क्यों ना दूँ, मगर फिर भी मैं उस इंसान को बचाऊंगी जिसके ऊपर इस पूरे संसार का भविष्य टिका हुआ है। ये सुनने के बाद भी डीमन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से अपना एक दूसरा और भी खतरनाक एक अटैक लेमन के ऊपर करने जा रहा था। लेकिन मैस अभी तक बेहोश पड़ा था। इस दुनिया को बचाने के लिए मैस के पावर का ज़रूरत है। इसी कारण से लेमन उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाह रही थी, मगर डीमन नहीं रुकता और अपना अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से एक डीमन का वही वाला हाथ कट के हवा में उड़ जाता है। डीमन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये अभी क्या हुआ। साथ ही साथ लेमन और औचा भी चौंक गए थे। तभी उस काटे हुए हाथ के पास से एंट्री लेते हैं कार्लो गहना, द डिवाइन मिशनरी। कार्लो गहना आने के बाद अपने डार्क फ्लेम स्वॉर्ड लेके तैयार थे डीमन को ख़त्म करने के लिए। डीमन कहता है, एक और भी अजीब आदमी आ गया। डीमन कार्लो पर अपना अटैक करने जाता है, मगर तभी हम देखते हैं डीमन का शरीर बीच में से काट गया है। ये देख के डीमन का तो गांड फट गया। कार्लो गहना स्वैग से खड़े थे, अपना डार्क फ्लेम स्वॉर्ड लिए। फिर कार्लो गहना बिना वक्त गवाए उस डीमन के आर पार निकल जाते हैं। उसके बाद ही वो डीमन बीच में से कई टुकड़ों में कट के बिखर जाता है। डीमन का मेन बॉडी जल के राख हो गया था। ये देख के लेमन चौंक के कहती है, वाह, डिवाइन मिशनरी ने तो डीमन का टोस्ट बना दिया। उसके बाद लेमन, औचा और वो डीमन कुत्ता आके कार्लो गहना से लिपट जाते हैं और उनका धन्यवाद करने लगते हैं। फिर लेमन कार्लो से कहती है, क्या आप हमें उस चाबी को घुमाने में मदद करोगे, क्योंकि हम उतने ताकतवर नहीं कि उसे घुमा पाए। कार्लो गहना भी मान जाते हैं। फिर वो तीनों एक साथ मिल के उस चाबी को घुमाने लगते हैं,
मगर तीनों का ताकत मिलाकर भी वो चाबी थोड़ा सा भी नहीं हिलता। ये देख के कार्लो गैना भी चौंक जाते हैं। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें डॉट और लेंस को दिखाया जाता है, जो कि अभी एपिडेम को हराने के बाद आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। वो अभी जिस जगह पर थे वो जगह बहुत ही विशाल और बड़ा था। ये देख के वो दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी डॉट लेंस के जूते पर अपना पैर रख देता है, जिससे कि वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पर किसी का पैर पड़ता है, जिसे देख वो दोनों ही रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये असल में डूम था। डूम उनसे कहता है, अभी तुम दोनों बहुत आगे आ चुके हो। तुम दोनों ने मेरे भाई को हराया है, इसी कारण से अभी मैं शायद तुमसे फाइट तो कर ही सकता हूँ। डूम उनके तरफ ही बढ़ रहा था। डॉट और लेंस सतर्क हो जाते हैं। डॉट सोच रहा था, एक और भाई आ गया, मगर ये बंदा अपने बाकी भाइयों जैसा नहीं है, ये बहुत अलग है। डॉट सोच ही रहा था, मगर उतने देर में डूम का तलवार उसे लगने जा ही रहा। डॉट बड़ी मुश्किल से डूम के अटैक से बचता है। बचने के साथ ही वो डूम पर अपना एक्सप्लोम वाला अटैक करता है, मगर डूम तो डॉट का एक्सप्लोम वाला अटैक ऐसे पकड़ लेता है कि जैसे वो एक कॉटन कैंडी हो। फिर डूम उस एक्सप्लोजन को अपने हाथ से ही दबा के फोड़ देता है। डॉट सोच रहा था, मैंने तो उस पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक किया था, लेकिन उसे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डूम डॉट के पेट पर एक इतना जोरदार पंच मारता है कि जिससे कि वहाँ का पूरा ज़मीन ही टूट जाता है। फिर डूम अपने पैरों से डॉट को घिसड़ते हुए ले जाता है और डॉट को एक लात से ही दूर दीवार में दे मारता है। लेंस तभी डूम को रोकने के लिए उस पर अपना ग्रेवियोल अटैक कर देता है, मगर डूम तो सिर्फ अपने ताकत से ही लेंस के ग्रेवियोल मैजिक को पूरा का पूरा तोड़ देता है, जिसके फोर्स से लेंस खुद भी पीछे चला जाता है। लेंस ये देख के समझ गया था कि ये बंदा सच में अपने बाकी भाइयों जैसा नहीं, ये उनसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं डूम रुक जाता है और रिलैक्स से जाके वहाँ पड़ी सीढ़ियों में जाके बैठ जाता है। डॉट और लेंस ये देख के चौंक जाते हैं कि वो जाके क्यों बैठ गया। फिर डूम कहता है, चलो अब तुम दोनों मुझे दिखाओ अपना सबसे ताकतवर वाला मैजिक। अब ये सुनने के बाद ही डॉट और लेंस एक साथ रेडी हो जाते हैं अपने सबसे खतरनाक वाले मैजिक अटैक को अंजाम देने के लिए। फिर वो दोनों अटैक करते हैं, ग्रेवियोल थर्ड और एक्सप्लोम थर्ड। ये वाला पैनल बहुत ही खतरनाक था। दोनों ही अपना पूरा पावर लगा के अटैक करते हैं, मगर उनका अटैक डूम को लगने से पहले ही डूम उनका अटैक और उन दोनों को एक साथ ही ख़त्म कर देता है। अब वो दोनों नीचे गिरे पड़े थे। डूम उनसे कहता है, मैंने तो मेरा थोड़ा सा ही पावर का यूज़ किया, मगर मुझे तो तुम में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो कि तुम्हें डिवाइन मिशनरी बना सके। मैस को देखते हैं जो कि अभी तक पड़ा था। लेंस और डॉट सोच रहे थे, ये तो नरक है और ये बंदा तो मॉन्स्टर है, इसके सामने तो इसके भाई लोग कुछ भी नहीं थे। फिर डूम आगे बढ़ता है। अब डूम डॉट को जान से मारने ही जा रहा था। डॉट भी ये समझ चुका था कि वो अभी मरने वाला है, मगर तभी एक अटैक आके डूम के अटैक को रोक देता है। डूम उस बंदे को देखता है। फिर एंट्री होता है फिन और रेयान का। आने के साथ ही रेयान और फिन तैयार हो जाते हैं एक खतरनाक से फाइट के लिए। डूम कहता है, तो तुम लोग भी बच गए। इनोसेंट जीरो का नज़र इनके फाइट के ऊपर ही था और साथ ही साथ अभी देश के सभी लोगों का नज़र भी इसी फाइट के ऊपर था। सभी लोग रेयान को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, मगर तभी डूम वक्त न गवा के सीधा जाके रेयान पर अटैक कर देता है। डूम रेयान के कंधों पर सीधा अटैक करता है, जिससे कि रेयान का कंधा बुरे तरीके से कट जाता है।
लेकिन तभी उसी वक्त फिन भी रियान को हील कर देता है। हील होने के बाद ही रियान भी घुमा के डूम के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से डूम कैसे भी करके बचता है। फिर डूम और रियान एक दूसरे के ऊपर कांस्टेंट अटैक करना शुरू करते हैं। रियान डूम पर जो अटैक कर रहा था उससे डूम इजीली अपने आप को हील कर रहा था और रियान भी फिन के हेल्प से वैसा ही कर रहा था। अब डूम सोच रहा था, रियान को तो एक भी चोट नहीं लग रहा, क्या ये हीलिंग मैजिक है? डूम समझ जाता है अगर डूम ने थोड़ा सा भी गलती किया तो वो उससे भारी परेशानी में पड़ सकता है। रियान भी सोच रहा था, डेली सेस्टर के साथ फाइट में मेरा बहुत ही एनर्जी चला गया है और फिन भी अभी अपने लिमिट पर है, इसलिए हम दोनों ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे। ये सोचने के बाद ही रियान फिन से कहता है, तैयार हो जाओ, अब हम अपने एकदम बेस्ट अटैक से ही शुरुआत करेंगे। ये सुन के फिन भी एग्री करता है। अब रियान और फिन दोनों ही अपने पूरे पावर को निकाल रहे थे। डूम सोच रहा था, उन दोनों ने अपने अपने पावर को एक दूसरे में बांट लिया। अब इसके बाद ही रियान अपना अटैक करता है, रैपिड पार्टीशन। इससे बहुत सारे तलवार डूम के तरफ बढ़ रहे थे। फिर वो सब तलवार डूम के ऊपर गिरता है, मगर डूम बड़े आसानी से उन सभी तलवारों को सिर्फ अपने एक उंगली से रोक लेता है। डूम कहता है, तुम एक डिवाइन मिशनरी होने के बाद भी मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये सुन के रियान अपना दूसरा अटैक करता है, लार्ज पार्टीशन। इससे एक बहुत ही बड़ा तलवार डूम के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, मगर डूम भी तुरंत रियान पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी फिन डूम के ऊपर अपना चेंजेस मैजिक यूज़ करता है, जिससे कि डूम वहाँ से गायब होकर दूसरे जगह से निकलता है। डूम जब तक ये समझ पाता तब तक रियान का तलवार उसके ऊपर अटैक कर देता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। रियान और फिन सोच रहे थे कि इससे शायद डूम मर जाना चाहिए, मगर धूल हटने के साथ ही साथ रियान चौंक रहा था, क्योंकि धुएं के अंदर से डूम निकलते हुए कह रहा था, ये थोड़ा ठीक ठाक था, मगर फिर भी काफ़ी नहीं मेरे पूरे पावर को निकालने पर मजबूर करने के लिए। रियान के तलवार डूम के ऊपर अटैक करके खुद ही टूट गए थे, मगर डूम को तो एक भी खरोच नहीं आया था। फिर डूम उन तलवारों को फेंक देता है और कहता है, चलो अब मैं भी अपने पावर का हाफ यूज़ करने लगता हूँ, सिर्फ तुम्हारे रिस्पेक्ट के लिए। ये सुन के फिन और रियान समझ चुके थे कि वो दोनों एक मॉन्स्टर के सामने खड़े थे। फिर मैच पर सीन जाता है, जो कि अभी तक हॉस्पिटल में सो ही रहा था, और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें फाइनली मैच का एंट्री दिखने वाला है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ वो वीडियो आप सबका सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है इस पूरे मैचले के सीरीज़ में। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।